सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स विक्ट्री क्लासेस। ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे। अब तक हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्टेप पोटेंशियल पढ़ लिया है, फाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़ लिया है और इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल भी पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो ये जो पोटेंशियल है इसकी जनरल फॉर्म कुछ ऐसी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह से हमारे पास रूट करता है। ऐसा सेम टू सेम आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में भी देखा हुआ है, वहाँ पर भी एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता था हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बिल्कुल उसके सिमिलर ही है। अगर हम यहाँ पर ये कांस्टेंट के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसका एम ओमेगा स्क्वायर, इसको अगर इक्वल पुट करें यहाँ पर देखो तो एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम। ये आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये इक्वेशन भी पढ़ी होगी वहाँ पर। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल सिमिलर है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। बस ये वाला है, ये हम क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, जहाँ पर के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। और जो वी ऑफ एक्स हमारा ये है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये है हमारे पास क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो, अब अगर इसका हमें ग्राफ बनाना हो तो वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ये यू शेप का। ठीक है, कटोरे जैसी शक्ल का। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें हमने यहाँ पर रिलीज कर दिया तो ये इसके अंदर ही ट्रैप्ड रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये हार्मोनिक मोशन करता रहेगा इस तरह से। क्लासिकली अगर देखो तो इस चीज़ को, क्वांटम मैकेनिकली भी सिमिलर यहाँ पर ऑसिलेशंस होती है। इससे हम देख सकते हैं कि ये क्या है, एक बाउंड सिस्टम। बाउंड सिस्टम, ठीक है, पार्टिकल इसके अंदर क्या है, बाउंड है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो स्टेट्स है विल हैव डेफिनेट पैरिटी। डेफिनेट पैरिटी, ठीक है, ये चीज़ हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, अब हमारा जो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ऑसिलेशन। ठीक है, इसको क्लासिकल मैकेनिक्स में आप सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पढ़ते हो। तो ऑसिलेशंस की क्या सिग्निफिकेंस है ये देख लेते हैं। तो जो ऑसिलेटर है वो ओरिजिन ऑफ ऑल वाइब्रेशनल फिनोमिना, मतलब जितनी भी वाइब्रेशन है उसका जो कोर है वो ऑसिलेशन से ही आ रहा है। ठीक है, अब कौन से फिनोमिना है जो ये एक्सप्लेन कर पाती है, एक तो वेव फिनोमिना, ठीक है, उसके साथ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसके साथ लैटिस वाइब्रेशन। अगर ये टॉपिक्स आपने पढ़े हो तो आपको पता है कि हम क्या है, कोर हार्मोनिक ऑसिलेटर टॉपिक का ही यूज़ करते हैं यहाँ पर। और इस तरह के एटसेट्रा बाकी जितने भी बचे ऑसिलेशंस हैं वो सारे के सारे हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की हेल्प से स्टडी करते हैं। अब देखो, हमें एक चीज़ पता है क्लासिकल मैकेनिक्स से कि ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है इसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड। ठीक है, और टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो एक दूसरे में ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, जैसे ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, इसके साथ मैं काइनेटिक एनर्जी ग्राफ बनाता हूँ तो वो काइनेटिक एनर्जी ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है जहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ठीक है, और जहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और फिर से जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पर एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। टोटल एनर्जी क्या है हमारी, कांस्टेंट। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जिसमें एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे काम का जो आपको ध्यान रखना है, ये वाला कि स्टेट्स विल हैव डेफिनेट पैरिटी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेन चीज़ें। तो हमें क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब तक तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे थे, लेकिन इसके लिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेफालतू की डेरिवेशन है, नॉलेज के कोई काम की नहीं है वो। तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन का। यहाँ पर क्या रिजल्ट रहता है, तो सबसे पहला रिजल्ट है कि एनर्जी इज इक्वल टू ई एन, मतलब nth स्टेट की एनर्जी। इसमें डिफरेंट स्टेट्स होएगी, उसमें n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ठीक है, हर स्टेट की एनर्जी ये रहेगी। यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है,
हमने जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में किया था वहाँ पर आपने देखा होगा कि n 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी होना चाहिए रिलेशन, एनर्जी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, एन की वैल्यू रखते जाओगे आपके पास एनर्जी जाती रहेगी, जैसे हाफ एच कट ओमेगा आ गई ग्राउंड स्टेट की, फिर 3/2 एच कट ओमेगा आ गई, फिर 5/2 एच कट ओमेगा, इस तरह से सो ऑन। ठीक है, और ये हम 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन का केस हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास एनर्जी आ गई। एनर्जी के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट जो इसका रिजल्ट है वो है वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन हमें याद नहीं रखना, ये अगर किसी को याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, बस एक बार देख लो। इसकी वैल्यू होती है गामा अपॉन 2n फैक्टोरियल n √π और इस सारे की पावर हाफ, और फिर आता है hn गामा x e⁻ गामा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब यहां देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले तो ये गामा क्या चीज है, तो गामा एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है m ओमेगा अपॉन h कट। ठीक है, पहली बात। सेकंड चीज हमारे पास है hn x। ठीक है, ये hn ये क्या चीज है, hn गामा x, ब्रैकेट में गामा x लिखा है, तो ये है हमारे पास हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है, हर्माइट पॉलिनोमियल। आपको हर्माइट पॉलिनोमियल नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एक चीज़ याद रख लेना, इसकी वैल्यू क्या होती है। एच नोड कोई भी वाई वेरिएबल मान लिया तो इसकी वैल्यू होती है 1। इसी तरह h1y इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2y, और इसी तरह h2y इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 4y² माइनस 2। हाँ ठीक है, 4y² माइनस 2। तो बस ये दो वैल्यूज आपको मेन पता होनी चाहिए, ये ग्राउंड स्टेट की और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। बाकी ना याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो, अब मैं इसमें स्टेट्स लिखनी स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में हमारे पास मतलब n = 0 ये पुट करना है। तो हमारा जो साई नोड होएगा उसकी वैल्यू होएगी गामा अपॉन √π इसकी पावर हाफ h नोड गामा x। ठीक है, अब h नोड में आप कोई भी वेरिएबल लगा दो, उसकी वैल्यू तो 1 नहीं आनी है, और e⁻ गामा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में 2। तो जब हम इसको ओपन करेंगे, गामा की वैल्यू डालेंगे, h नोड की वैल्यू डालेंगे, तो इसका रिजल्ट आएगा m ओमेगा अपॉन पाई h कट इसकी पावर 1/4 और e⁻ m ओमेगा अपॉन 2h कट x स्क्वायर। ये ग्राउंड स्टेट है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, और ये ग्राउंड स्टेट आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, जनरल फॉर्म भले ही आपको याद होना हो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ग्राउंड स्टेट आपको जरूर याद होनी चाहिए। m ओमेगा अपॉन पाई h कट की पावर 1/4 e⁻ m ओमेगा अपॉन 2h कट x स्क्वायर। ठीक है, ये 2-3 बार आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद भी हो जाएगी। 1-2 बार हम क्वेश्चंस में भी इसका यूज करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब ग्राउंड स्टेट लिखने के बाद हम नेक्स्ट स्टेट्स लिखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेट को डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको क्या करता हूं, ग्राउंड स्टेट की एक जनरल फॉर्म लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, ग्राउंड स्टेट n = 0। इसकी जनरल फॉर्म है हमारे पास साई नोड = a e⁻ अल्फा x स्क्वायर। ठीक है, यहां पर a क्या है, कांस्टेंट, अल्फा क्या है, कांस्टेंट, हमें सिर्फ इनसे मतलब है। और जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या है, हाफ h कट ओमेगा। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी से ये याद नहीं हो रही ये वाली, तो इसको तो जरूर याद करना है। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है, थोड़ी आसान भाषा में। ग्राउंड स्टेट के बाद अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 1। ठीक है, तो अब देखो हर्माइट पॉलिनोमियल में चलते हैं। तो h1y की वैल्यू क्या है, 2y। इसका मतलब h1 गामा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x। तो मतलब यहां पर एक x आ जाएगा, अब कांस्टेंट नहीं रहेगा।
ठीक है, यहाँ पर जब हम रखेंगे H1 गामा एक्स, तो यहाँ पर क्या है, x आ जाएगा, तो उस x को यहाँ पर पुट करते हैं psi1। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास b, कोई भी कांस्टेंट, x e⁻⁻⁴ ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का जनरल फॉर्म है। ये जनरल फॉर्म आपको याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की पूरी, अगर आपको वेव फंक्शन की इक्वेशन नहीं पता, लेकिन जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। और इसकी फर्स्ट की एनर्जी क्या होगी, 3/2 h कट ओमेगा, वैल्यू पुट करके। इसी तरह बात करते हैं हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट की। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2, ठीक है। तो n = 2 में हमारा psi2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कुछ हमारा cx² - d, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर देखो हर्माइट पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 4y² - 2, ठीक है। तो यहाँ कुछ कांस्टेंट cx² - d आ जाएगा और e⁻⁻⁴ और इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी एनर्जी हो जाएगी हमारे पास 5/2 h कट ओमेगा, वैल्यू पुट करके। तो ये 3 जनरल फॉर्म याद रखनी है, जिसमें से अगर थर्ड वाला ना भी याद हो, ये जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहली और दूसरी की एटलीस्ट जनरल फॉर्म तो आपको पता होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अभी देखो एक और चीज़ देखो, ये जो स्टेट्स हैं इनकी यहाँ पर पैरिटी चेक करते हैं। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट कैसी है, इवन, ठीक है। इवन क्यों है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर x² है। अब अगर x की जगह हम -x रखेंगे तो भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ये क्या है, ऑड। ऑड क्यों, यहाँ पर देखो बाहर एक x आ गया, ठीक है। अभी इस x को -x करेंगे तो psi1 क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो इसमें भी फिर से क्या आ गया, यहाँ भी x² है और यहाँ भी x² है, तो ये भी क्या है, एक इवन स्टेट। सेम टू सेम हमारे पास सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल था जो, ठीक है। पहली ग्राउंड स्टेट इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, और इस तरह से हमारे पास ऑल्टरनेट स्टेट्स बनती रहेगी। तो ये पैरिटी ज़रूर ध्यान में रखना इनकी। अब हम क्या करते हैं, इनको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, जितने भी वेव फंक्शन हमने बनाए हैं। तो ये हमारे पास कुछ हार्मोनिक ऑसिलेटर है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट सिंपल है, e⁻⁻⁴ तो ये क्या बन जाएगी, कुछ ऐसी। इस तरह से, ठीक है। एक सेकंड में ढंग से बना देता हूँ, ऐसी बन रही है, कोई बात नहीं। अब हमें एक चीज़ पता है, यहाँ पर क्या है, इसके अंदर अंदर पोटेंशियल 0, तो यहाँ पर क्या होंगे, ऑसिलेटरी सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल है, ठीक है, इस जगह पर। और वो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, एनर्जी से ज़्यादा ही है ऑब्वियसली। तो ये क्या है, ये क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन आ जाएगा। हमें एक चीज़ पता है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन का मतलब है कोई क्लासिकल पार्टिकल यहाँ पर नहीं हो सकता, लेकिन कोई क्वांटम पार्टिकल के होने की तो प्रोबेबिलिटी होती है, नॉन जीरो होती है वो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब हमने जो ये ग्राउंड स्टेट देखी है, अगर ये इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है यहाँ पर, जो हमें पता है नहीं है, ठीक है। अगर इनफाइनाइट पोटेंशियल होता तो बाउंड्री पे बिल्कुल इसकी वैल्यू क्या आती, 0। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बाउंड्री से थोड़ा सा ऐसे बाहर चला जाएगा, ठीक है। बाहर की तरफ क्या कर लेगा, पेनिट्रेट कर देगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ से भी ये क्या है, बाहर की तरफ ऐसे पेनिट्रेट कर देगा, तो उसके थोड़े बहुत पोटेंशियल के बाहर मिलने की भी प्रोबेबिलिटी होगी। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनेगी कुछ ऐसी, ठीक है। ये क्या थी हमारे पास, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब n = 0। ये n = 0 वाली स्टेट है, ये हमने यहाँ पर बस प्लॉट की है। ये हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पहले नेगेटिव होएगी फिर पॉजिटिव होएगी, क्यों, क्योंकि देखो
ये हमारा क्या है, ज़ीरो। अब जब x लेस देन ज़ीरो होगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव साई की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर x नेगेटिव होएगा। और x ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। अब यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था कि ये क्या है, थोड़ा बहुत पेनिट्रेट कर जाएगा इसको, क्योंकि ये बिल्कुल इनफाइनाइट पोटेंशियल नहीं है यहाँ पर। तो ये लो जी, पेनिट्रेट करवा दिया, हल्का सा ये बाहर मिल रहा है। उसके बाद हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी कुछ इस तरह की। इस तरह की, ठीक है। और इसकी भी कोई प्रोबेबिलिटी होएगी यहाँ बाहर मिलने की। अब आपको देखो प्रोबेबिलिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है कितनी होगी, आपको इस प्रोबेबिलिटी के कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। पहला कि एज एन इंक्रीज, ठीक है, मतलब स्टेट्स की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, ये जो इसके बाहर बाहर का एरिया है ना, ये एरिया क्लासिकली फॉरबिडन रीजन का जो एरिया है, तो एरिया डिक्रीज हो रहा है हमारे पास। एरिया डिक्रीज होने का मतलब है कि जो पेनिट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। पेनिट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल आउटसाइड, वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब जैसे जैसे हमारे पास स्टेट्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है, ये पोटेंशियल की क्या है, वैल्यू उसके साथ साथ बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल तो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स के कंपैरिजन में हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और स्टेट्स उतनी नहीं बढ़ पा रही, जो एनर्जी है स्टेट्स की वो क्या है, एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। तो ये एनर्जी क्या है, ये कम बढ़ रही है, और पार्टिकल का जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। पार्टिकल की एनर्जी कम बढ़ रही है। तो जैसे जैसे स्टेट्स ऊपर जाएगी ये पेनिट्रेशन की वैल्यू क्या है, धीरे धीरे कम होती जाएगी। और जैसे ही हमारा एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, मान लो यहाँ पर बिल्कुल इनफाइनाइट चले गए हम, यहाँ पर क्या चलेगा, इनफाइनाइट चले गए, तो नेक्स्ट स्टेट बनेगी वो बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं करेगी, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पर जीरो पर फॉर्म होएगी वो स्टेट। ये चीज़ ध्यान रखना आप। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट आ गई, ये हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं क्लासिकली फॉरबिडन रीजन को। तो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन कौन सा है हमारा, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है ये, ठीक है। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम मैथमेटिकली कहेंगे कि ये वो रीजन है जहां पर हमारी एनर्जी क्या है, वो लेस देन पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, ठीक है। इसका मतलब इसके अलावा जितना भी रीजन है वो कौन सा है, अलाउड रीजन। तो वो कौन सा रीजन है, जब हमारी एनर्जी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू पोटेंशियल। तो वो क्या हो गया, वो हो गया क्लासिकली अलाउड रीजन, ठीक है। ये आप फुल फॉर्म में लिख लेना। अब हम देखते हैं कि ये क्लासिकली अलाउड रीजन है, ये एक्स की टर्म्स में क्या है, मतलब एक्स कहाँ से कहाँ तक होएगा जब हमारा अलाउड रीजन होएगा, ठीक है। ई एन की वैल्यू आपको पता है, एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा है। तो देखो ई एन ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, देखो हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो किससे कम होना चाहिए, 2en अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर से कम होना चाहिए। तो इसको एक्स की टर्म्स में कैसे देखेंगे, इसको एक्स की टर्म्स में देखेंगे माइनस अंडर रूट ऑफ 2en अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 2en अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, रेंज, ये रेंज ऑफ अलाउड रीजन, ठीक है। कुछ एग्जाम्स में ये रेंज पूछ लेता है, तो एक तरह से ये क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पर। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। इसको एक में 2-3 स्टेप में आप डेरिवेट कर लोगे, तो ऐसी कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको 1 मिनट में निकाल सकते हो, 1 मिनट या 10 सेकंड में ही निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये निकालनी आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर है ये, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर कि ये रेंज है अलाउड रीजन, कौन सा अलाउड रीजन, क्लासिकली अलाउड, ये याद रखना। क्वांटम पार्टिकल टनल थ्रू इट, ठीक है। क्वांटम पार्टिकल कैन टनल थ्रू इट,
ठीक है। अब देखो एक और चीज़ रह गई हमारी, हमने नोड्स की बात नहीं की यहाँ पर। तो जो हमारी ग्राउंड स्टेट थी n इज इक्वल टू 0, उसके लिए आपको कहीं नोड्स दिख रही है यहाँ पर कि ये एक्सिस को कट कर रहा हूँ? नहीं। तो n इज इक्वल टू 0 में नोड्स कितनी थी? 0। अब n इज इक्वल टू 1 स्टेट, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, वहाँ पर नोड कितनी है? 1, ये वाली। n इज इक्वल टू 2 स्टेट है, वहाँ पर नोड कितनी है? 2, एक ये है, एक ये है। ठीक है। इसी तरह n इज इक्वल टू 3 स्टेट में 3 नोड हो जाएगी। इसका मतलब जो नोड्स है इन nth स्टेट, ठीक है, नंबर ऑफ लिख लो, नंबर ऑफ नोड्स इन nth स्टेट इज इक्वल टू n। ये चीज़ आप याद रखना। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, या शायद उससे पिछले लेक्चर में, कि किस तरह से इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है। अब ये चीज़ देखो कि ये क्लासिकल और क्वांटम में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, जो हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ठीक है, वो जीरो होनी चाहिए। ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो क्यों होनी चाहिए? वहां पर क्या होता है, कोई भी ऑसिलेटर होता है वो इस तरह ऑसिलेट कर रहा होता है। ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी क्या होगी? जब ये स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है। इसलिए क्या है यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है? 0। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। अभी अभी आप देखो कि जो हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाली है उसकी वैल्यू क्या है? हाफ एच कट ओमेगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, जो मिनिमम पॉसिबल एनर्जी है, वो क्या होती है? फाइनाइट। ठीक है। और ग्राउंड स्टेट एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इस ग्राउंड स्टेट एनर्जी को हम कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। जीरो पॉइंट एनर्जी। जीरो पॉइंट एनर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमारा क्वांटम सिस्टम है वो T इज इक्वल टू 0 केल्विन, मतलब आप 0 केल्विन टेम्परेचर ले जाओ, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर ले जाओ, तो वहां पर क्या है, कोई भी क्वांटम पार्टिकल अपनी लगभग सारी एनर्जी लूज कर देगा और अपनी मिनिमम स्टेट में चला जाएगा। उस मिनिमम स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है। तो उस मिनिमम स्टेट में क्या एनर्जी जीरो हो गई, ये चीज़ चेक करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेने के लिए हमने कोई एटम ले लिया। ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, ये वाला। ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। अब आपने कह दिया कि ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पर हमने टेम्परेचर 0 केल्विन कर दिया। अब 0 केल्विन टेम्परेचर करने पर क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन कोई अपनी एक्साइटेड स्टेट में होगा तो वो सारी एनर्जी लूज कर देगा और कहाँ आ जाएगा? ग्राउंड स्टेट में। अब ग्राउंड स्टेट में आने के बाद आप एक देखो कि क्या इसके पास 0 एनर्जी है? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में आने के बाद अभी भी ये क्या कर रहा है? ये इसके बाहर बाहर रिवॉल्व कर रहा है ऐसे। इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी तो इसके पास एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर भी है, और वही इसकी मिनिमम पॉसिबल एनर्जी है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता इलेक्ट्रॉन चलने से रुक जाए। ठीक है। 0 एनर्जी कब होएगी? किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 कब हो सकती है? बिल्कुल वो तब हो सकती है जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करना ही बंद कर दे, और हमें पता है क्वांटम सिस्टम में ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। इसलिए क्वांटम सिस्टम में जो मिनिमम एनर्जी होती है वो हमेशा फाइनाइट होती है, और यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या है? हाफ एच कट ओमेगा, इस पर्टिकुलर हार्मोनिक ऑसिलेटर केस के लिए। ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। और ये सारा आता कहाँ से है? ये आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। ठीक है। तो इस चीज को आप नोट कर लो, फिर हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। तो अब देखो, अब एक दो पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। पहला पॉइंट देखो, अभी अभी हमने कौन सा सिस्टम स्टडी किया था? ये स्टडी किया हमने 1D सिस्टम। तो यहां पर हर एक पर्टिकुलर n की वैल्यू के लिए हमें एक ही एनर्जी मिल रही है। इसका मतलब जो ये 1D सिस्टम है ये क्या है? नॉन डिजेनरेट। ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करें तो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब हमारी जो स्टेट्स है उसका नंबर इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी कहाँ होएगी पार्टिकल के फाइंड होने की? ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्स
मतलब मैक्सिमम होएगी एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ये क्या लिखूं, पोटेंशियल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये हमने पोटेंशियल बनाया था। अब शुरू शुरू में तो आपको दिख रहा है कि यहां पर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम किधर है, यहां पर। इस स्टेट में मैक्सिमम कहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। इस स्टेट में मैक्सिमम कहां पर है, यहां पर, यहां पर और यहां पर। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम n इज इक्वल टू इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल को फाइंड करने की, वो इन पॉइंट्स के नियर मैक्सिमम ज़्यादा होएगी। ठीक है, ये बस एक पॉइंट है, अगर कभी पूछ ले, बहुत रेयर ही चांस है आज तक ये पूछा गया किसी भी एग्जाम में, लेकिन फिर भी अगर कभी पूछ ले तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि वो प्रोबेबिलिटी सेंटर पर मैक्सिमम नहीं होएगी बल्कि एंड पॉइंट्स के पास जाकर मैक्सिमम आएगी। ठीक है, अब वो क्यों होता है उसका रीज़न मैं अगर एग्जैक्टली तो बता नहीं सकता, लेकिन आप थोड़ा ऐसा समझ लो कि जैसे जैसे हम इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं ना, मान लो ये वो रीजन है, इनफाइनाइट की तरफ क्या होता है, ऐसे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम पीक देख रहे हो ना आप, ये एंड पॉइंट्स के पास आती है, बीच में ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, इसका वेव फंक्शन इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 पॉइंट काफ़ी है। एक और चीज़ अगर आपको पता होगी, ये हमने स्टार्टिंग से डिस्कस किया है बिल्कुल, कि हमारी ये जितनी भी स्टेट्स है, ठीक है, ये चीज़ ट्रू थी, इनफाइनाइट वेल में भी ये चीज़ थी, यहाँ पर भी ये चीज़ है, ये सारे की सारी क्या है, ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स है। ये हमने बिल्कुल शुरू शुरू में डिस्कस की थी ना, कोई भी क्वांटम सिस्टम होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये n इज इक्वल टू 0 1 वही स्टेट्स है, और ये सारे की सारी क्या होती है, ऑर्थोनॉर्मल होती है। ये हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनमें ये पॉइंट यूज़ करेंगे, तो जो लोग अभी स्टार्टिंग का भूल चुके हैं धीरे धीरे, वो थोड़ा रिवाइज कर लेना। अब देखो, अब हम करेंगे 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, एक बार हम सारी थ्योरी कवर कर लेते हैं, एग्जाम्पल सारे लास्ट में एक साथ ही कर लेंगे इस वीडियो के एंड में। ठीक है, तो देखो 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास एनआइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको ना के बराबर याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी कुछ और होएगी, ठीक है, वो कुछ होएगी ओमेगा एक्स, वाई डायरेक्शन में अलग होएगी ओमेगा वाई, जेड डायरेक्शन में अलग होएगी ओमेगा जेड। तो इनके पोटेंशियल कैसे होंगे, एक्स डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है वो है हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में पोटेंशियल है हाफ एम ओमेगा वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और जेड डायरेक्शन में हाफ एम ओमेगा जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। इसी तरह एनर्जी एन एक्स हाफ एच, एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा एक्स, एन एक्स क्या है यहाँ पर, स्टेट। ठीक है, एक्स डायरेक्शन की स्टेट है। इसी तरह एन वाई क्या है, स्टेट ऑफ वाई, और इसी तरह एन जेड क्या है, स्टेट ऑफ जेड। तो एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा एक्स, एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा वाई, एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा जेड। ठीक है, तो अब इसका टोटल पोटेंशियल और टोटल एनर्जी क्या होगी वो देखो। तो जो टोटल पोटेंशियल होएगा इसका v ऑफ एक्स वाई जेड, वो कुछ आ जाएगा हमारे पास हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। और इसकी जो टोटल एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एक्स वाई जेड, वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास, इन तीनों एनर्जी का सम कर लेना। ठीक है, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ठीक है, इनको प्लस करके लिख लेना, वो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, बस आप ये याद रखना इनमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। ठीक है, और इसी तरह मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, इनका वेव फंक्शन। ठीक है, अब वेव फंक्शन क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता है हमेशा। तो साई एक्स, साई वाई और साई जेड, ये तीनों का अलग अलग डायरेक्शन का वेव फंक्शन लिख लेना, उनको मल्टीप्लाई कर देना, ये नेट वेव फंक्शन आ गया। ना भी लिखो तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें याद करने की, बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी नोट डाल के लिखना यहाँ पर।
एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, ये पर्टिकुलर केस, इसमें जो स्टेट्स है भले ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है, जो हमारा 3D एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसमें जो स्टेट्स है एनर्जी स्टेट्स वो क्या होती है, नॉन डिजनरेट। और वो नॉन डिजनरेट क्यों होती है, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो रही है, ठीक है। अब अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग नहीं होती तो हमारी स्टेट्स डिजनरेट आती। वो कैसे आती वो देखते हैं अब अभी। इसको आप पॉज करो, नोट करो, फिर हम चलते हैं। तो देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की खास बात क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी सभी डायरेक्शन में सेम होगी। फ्रीक्वेंसी सभी डायरेक्शन में सेम होगी, इसका मतलब है हमारे पास ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई इज इक्वल टू ओमेगा जेड, और उसको मैंने बोल दिया ओमेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा पोटेंशियल क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और हमारी एनर्जी क्या आ जाएगी, एनर्जी ऑफ एक्स वाई जेड, वो आ जाएगी हमारे पास एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड प्लस 3/2, और बाहर आ जाएगा एच कट ओमेगा, ठीक है। एच कट ओमेगा तो कॉमन आ गया, एन एक्स प्लस हाफ एन वाई प्लस हाफ एन जेड प्लस हाफ, तो एन एक्स एन वाई एन जेड यहाँ पर आ गया, हाफ प्लस हाफ क्या हो गया 3/2। इस तरह से हमने ये लिख दिया। इसी तरह हम वेव फंक्शन की बात करें, वो क्या आ जाएगा, वो साई एक्स साई वाई और साई जेड को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब देखो मैं लिख देता हूं, आपको जनरल फॉर्म पता हो तो भी कोई बात नहीं, एम ओमेगा अपॉन पाई एच कट, इसकी पावर क्या है 1/4, और ये हमारा 3 बार मल्टीप्लाई होएगा तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 3/4। इसको याद रखना जरूरी नहीं, आप किसी कॉन्स्टेंट की तरह भी याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एच एन गामा एक्स एच एन गामा वाई और एच एन गामा जेड, ये स्टेट्स पर डिपेंड करेगा कि कौन सी स्टेट में है, उस हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज पुट हो जाएगी। और लास्ट में आता है e टू द पावर माइनस गामा स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये वाला टर्म याद भी नहीं है तो इसी कोई कांस्टेंट की तरह मान लो, कांस्टेंट इनटू ये एच एन एच वाई एच जेड और e टू द पावर माइनस गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फॉर्म है कि इस तरह की शक्ल होती है हमारे 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल किसका, इसका एनर्जीज का। सेम टू सेम कैसे बनाया था हमने, इनफाइनाइट पोटेंशियल में बनाया था। अब मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम एक बार टेबल बना चुके हैं, आप बस नोट कर लेना। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट, स्टेट के बाद हम देखेंगे एन एक्स एन वाई और एन जेड, इनकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे समेशन ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी, समेशन ऑफ एन आई। उसके बाद हम देखेंगे उसकी डिजनरेसी, और फिर लास्ट में लिखेंगे हम उसकी एनर्जी। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट की। ग्राउंड स्टेट क्या है, जब एन एक्स भी जीरो एन वाई भी जीरो एन जेड भी जीरो, तो समेशन ऑफ एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, ठीक है। और इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी है हमारे पास 3/2 एच कट ओमेगा। ये कहाँ से आई, ये हमारे पास यहाँ से आई। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर समेशन ऑफ एन आई प्लस 3/2 और एच कट ओमेगा, ठीक है, ये जनरल फॉर्म ले ली। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके विद रिस्पेक्ट टू लिख रहे हैं ये सारी चीज, ठीक है। अब इससे जस्ट नेक्स्ट एनर्जी लेवल वो क्या हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी, तो वो होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मान लो एन एक्स की वैल्यू 1 थी, बाकी दोनों 0, समेशन ऑफ एन कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 5/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। और देखो ये जो ऊपर वाली स्टेट थी, ऊपर वाली स्टेट 0 0 0 के अलावा कुछ और तो आ नहीं सकता, तो उसकी डिजनरेसी कितनी थी 1, ये क्या है डिजनरेसी। अब यहां पर बात करते हैं तो 5/2 एच कट ओमेगा, इसके अलावा किसी और की एनर्जी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर हमारा एन वाई 1 हो जाए बाकी 0, या हमारा एन जेड 1 हो जाए बाकी 0 हो जाए,
तो ये तीनों स्टेट्स की एनर्जी 5/2 h ओमेगा ही आएगी। तो ये जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसकी डिजेनरेसी कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या करो, 2 को 1 कर लो। ठीक है, एक बार NX NY 1 हो गया। अब इसके कॉम्बिनेशंस देख लो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, शॉर्टकट है एक तरह से निकालने का। तो इसका एक और कॉम्बिनेशन है 1 0 1, एक और कॉम्बिनेशन है इसका 0 1 1। ठीक है, इसमें समेशन ऑफ NI कितना आ रहा है 2, और इसकी एनर्जी कितनी आ रही है 7/2 h ओमेगा। तो समेशन ऑफ NI मतलब समेशन ऑफ NX NY NZ, इसकी वैल्यू 2 निकालने का कोई और तरीका है आपके पास, सोचो। बिल्कुल है, NX को 2 कर दो, बाकी दोनों को 0, तो भी एनर्जी सेम आएगी। ठीक है, ये 0 2 0 रखा और ये 0 0 2 रखा, तो इसकी टोटल डिजेनरेसी कितनी हो गई 6। मतलब 6 ऐसी स्टेट्स है जिसकी वैल्यू 7/2 h ओमेगा आएगी हमारे पास। फिर हम चलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट पर। थर्ड एक्साइटेड स्टेट कैसे बनाए, तो सबसे आसान तरीका है कि तीनों की वैल्यू 1 1 1 रख दो। ठीक है, एनर्जी कितनी आ जाएगी 9/2 h ओमेगा, और समेशन ऑफ NI वो कितना हो रहा है हमारे पास 3। अब देखो, अब समेशन ऑफ NI 3 करने का और कोई तरीका है, तो बिल्कुल है। वो क्या है, एक बार इसको 3 0 0 कर दो, एक बार इसको 0 3 0 कर दो, और एक बार इसको 0 0 3 कर दो। इसके अलावा भी कोई तरीका होएगा, वो भी हो सकता है। तो एक बार क्या करो 1 2 0 करो, एक बार 1 0 2 करो। ठीक है, इसके अलावा एक बार 2 1 0 करो, एक बार 2 0 1, फिर 0 1 2 और फिर 0 2 1। ठीक है, तो कितने एनर्जी लेवल आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास टोटल ऐसे 10 एनर्जी लेवल आ गए जिनकी वैल्यू क्या है 9/2 h ओमेगा। ठीक है, तो डिजेनरेसी कितनी होगी हमारे पास 10। इसी तरह हमारे पास फोर्थ फिफ्थ इस तरह एक्साइटेड स्टेट आती रहेगी। अब अगर किसी को इतनी लंबी चौड़ी महाभारत नहीं करनी, तो 3 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक शॉर्टकट भी होता है डिजेनरेसी का। वो शॉर्टकट क्या है, वो शॉर्टकट है n+1 n+2/2। कोई भी यहां पर आप nth स्टेट डाल दो और उस nth स्टेट की जो डिजेनरेट वैल्यू है वो ये दे देगा, क्योंकि और इतनी ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। लाइक ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, वैसे तो इसके बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं है। फिर भी अगर कोई IIT जैम या गेट वाला बैठा है यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना। लेकिन ये बात याद रखना कि ये आइसोट्रोपिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट करो। अब देखो, हमारा लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, और ये टॉपिक नहीं, एक स्पेशल केस है एक्चुअली। इसको हम बोलते हैं ट्रंकेटेड या फिर हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, ट्रंकेटेड का मतलब भी होता है आधा काट देना, और हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर से तो आप समझ ही रहे हो। तो सबसे पहले इसका पोटेंशियल देखो कैसा है। ये पोटेंशियल कह रहा है कि फॉर x < 0 हमारे पास पोटेंशियल इनफाइनाइट पोटेंशियल है। ठीक है, x < 0 मतलब ये 0 है, तो ये वाली साइड क्या है, पोटेंशियल इनफाइनाइट है। और x > 0 में क्या है, हाफ m ओमेगा² x²। तो x > 0 में ये नॉर्मल है। तो जहाँ पर पोटेंशियल इनफाइनाइट है वहाँ पर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ऐसे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो हमारा पूरा हार्मोनिक ऑसिलेटर था इसको क्या कर दिया, हाफ कट कर दिया। तो हमारे पास पोटेंशियल क्या बचा, पोटेंशियल बचा x > 0 में तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर आधा, और x < 0 में हमारे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, नॉट अलाउड रीजन हो गया ऐसे। ठीक है, ये होपफुली आप समझ गए होंगे। तो ये क्या था हमारे पास, ये देखो एक नॉर्मल हार्मोनिक ऑसिलेटर था। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इस नॉर्मल हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या बचा, सिर्फ ये साइड बची पोटेंशियल की। तो इसको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर एलिमिनेट कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, ये मैंने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो इनफाइनाइट पोटेंशियल है, वेव फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, कोई वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पर। ये सारा क्या बन गया, नॉट अलाउड रीजन। ठीक है, ये क्या है, नॉट अलाउड रीजन।
अलाउड रीजन। नॉट अलाउड रीजन है तो यहाँ पर कोई वेव फंक्शन भी नहीं होगा, तो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर बच गया ऐसा आधा। अब ये आधा हार्मोनिक ऑसिलेटर बच गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, अब देखो, अब हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी बाउंड्री कंडीशन भी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो स्टेट्स बची है, ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो हमें पता है यहाँ पर कौन सा रीजन है, यहाँ पर है इनफाइनाइट रीजन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन इनफाइनाइट रीजन में हमारे पास जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन क्या आ जाती है, बाउंड्री कंडीशन आ जाती है v इज इक्वल टू इन्फिनिटी, साई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये हमारी बाउंड्री कौन सी है, ये बाउंड्री है हमारी, ये वाली जो लाइन है ये बाउंड्री है। ठीक है, इसके इधर पोटेंशियल इन्फिनिटी है। अब अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो क्या ग्राउंड स्टेट में वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो है, यहाँ पर v इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं है, जीरो वैल्यू तो ये रही, ये तो जीरो से ऊपर है। इसका मतलब ये स्टेट क्या है, बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये स्टेट क्या हो जाएगी, एलिमिनेट। फिर इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को देखते हैं, साई वन को, ये स्टेट क्या है, एग्जैक्टली जीरो है, कहाँ पर, बाउंड्री पर, तो ये स्टेट बच जाएगी। इसी तरह से हम n इज इक्वल टू 2 देखते हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो ये जीरो यहाँ पर है, लेकिन ये तो जीरो नहीं है यहाँ पर, तो ये स्टेट भी क्या है, एलिमिनेट कर जाएगी, बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। n इज इक्वल टू 3 को देखें तो ये एग्जैक्टली जीरो है, कहाँ पर, बाउंड्री पर, तो ये स्टेट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जो जो स्टेट बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही वो सारी की सारी क्या है, एलिमिनेट हो जाएगी। तो कौन सी स्टेट एलिमिनेट हो रही है, साई 0, साई 2, साई 4, साई 6 एंड सो ऑन। ये कौन सी स्टेट्स थी, ये वो स्टेट्स थी जिनकी क्या थी, इवन पैरिटी। ठीक है, तो कौन सी स्टेट एलिमिनेट हुई, इवन पैरिटी स्टेट्स एलिमिनेटेड। और क्यों एलिमिनेट हुई, क्योंकि वो बाउंड्री कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही। ठीक है, अब ये चीज़ पिछले लेक्चर्स में मैंने बताई थी कि एग्जैक्टली जीरो कैसे होता है, क्यों होता है, वो वहां पर देख लेना, एक क्वेश्चन किया कराया था स्पेशल इसके लिए। तो बची कौन सी स्टेट, बची हमारे पास साई 1, साई 3, साई 5, साई 7 एंड सो ऑन। तो इसको मैंने नाम दे दिया साई ऑफ 2m+1। ठीक है, 2m+1 मतलब n को क्या कर दिया हमने, 2m+1। अब यहाँ पर m की वैल्यू अगर आप 0, 1, 2, 3 इस तरह पुट करोगे तो साई 1, साई 3, साई 4, साई 7 इस तरह की स्टेट्स आपको मिल जाएगी, ऑड स्टेट। n इज इक्वल टू 2m+1 मतलब ऑड। ठीक है, तो ये सारी स्टेट्स हमारे पास बच जाती है। और इनकी खास बात क्या है कि ये सारी की सारी क्या है, ऑड पैरिटी स्टेट्स। ठीक है, सारी इवन पैरिटी स्टेट्स खत्म हो गई, सारी ऑड पैरिटी स्टेट्स बच गई। तो अब क्या होगा, अब देखो, अब एनर्जी का क्या बनता है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या है हमारी, n+12 h/ओमेगा। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2m+1। ठीक है, तो 2m+1 प्लस हाफ h/ओमेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 2m+3/2 h/ओमेगा। ठीक है, ये एनर्जी आ गई। इसका मतलब ये वो स्टेट्स है, एनर्जी स्टेट्स जो हमारे पास अभी बची हुई है। यहाँ पर m कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, और आप एक चीज़ देख सकते हो, अब यहाँ पर गैप कितना है, पहले कितना था, h/ओमेगा गैप था। पहले जो गैप था इनिशियली इन स्टेट्स में, जो गैप था सारे के सारे में, वो गैप क्या था, h/ओमेगा। ठीक है, हाफ h/ओमेगा, 3/2, 5/2, 7/2, इसका मतलब h/ओमेगा का गैप आ रहा था। यहाँ पर जो गैप है, एक एक स्टेट बीच में से एलिमिनेट हो गई, तो गैप कितना बन गया, 2 h/ओमेगा। ठीक है, आप ये माइनस करके देख लेना, एक एक स्टेट लगाकर 2 h/ओमेगा का गैप आ जाएगा। तो ये किसके लिए था, ये 1D के लिए, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अब यही ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर हम अगर 3D में लिखें, ठीक है, 3D हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, हमने क्या किया, 3D में लिखा, तो इसकी जो एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2mx + 3/2। और ये आइसोट्रोपिक की बात कर रहे हैं, एनाइसोट्रोपिक की तो ज़रूरत ही नहीं है, +2my + 3/2
प्लस 2mz प्लस 3/2 और बाहर आ गया h कट ओमेगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 ऑफ mx प्लस my प्लस mz प्लस 9/2 h कट ओमेगा। ये आ गई एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद अब हम क्वेश्चन करते हैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस के लिए। इस चीज़ को आप नोट कर लो, कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देखो अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो क्या करना, कोई भी क्वेश्चन हो आप पॉज करना वीडियो को और खुद करने की ट्राई करना। ठीक है, इसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप सॉल्यूशन मैच कर लेना। तो देखो सबसे पहले ये कह रहा है फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास एम इन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया हुआ है सिंपल। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। जनरल फॉर्म लिखी हुई है इसने, द वैल्यू ऑफ ए इज। ठीक है, इसको पॉज करो अभी और ट्राई करो। तो देखो हमने क्या कहा था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी स्टेट। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट कुछ भी हो, ई टू दी पावर तो क्या है, वो तो वही रहेगा, गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का। ठीक है, अब गामा की वैल्यू क्या थी, एम ओमेगा अपॉन एच कट, और इसके साथ क्या लग जाएगा, ये 2 साथ में लग जाएगा। तो ये जो हमारा कांस्टेंट है ए, ये इतने इतने को रिप्रेजेंट कर रहा है, गामा स्क्वायर अपॉन 2 को, मतलब वो क्या हो गया, एम ओमेगा अपॉन 2 एच कट। तो कौन सा आंसर आ गया इसका, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये तो सिंपल था बिल्कुल। अब सेकंड देखो, द एनर्जी लेवल ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम इन पोटेंशियल ऑफ द फॉर्म। ये देखो, ये एक बार पॉज करके खुद ट्राई करो। अब इसने क्या कहा है कि x लेस देन 0 पर तो क्या है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, इस तरह हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो ये कौन सा पोटेंशियल बता रहा है, ट्रंकेटेड हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है, एनर्जी लेवल बताने हैं। अब हमें पता है वैसे तो एनर्जी क्या होती है, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। अब n की जगह क्या बचता है यहाँ पर, ऑड स्टेट। ऑड स्टेट को हम क्या लिखते हैं, 2m प्लस 1। तो ये क्या है, 2m प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। ठीक है, तो ऐसा कहीं आ रहा है, ये सी ऑप्शन ही आ रहा है, 2n प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। ये इसकी एनर्जी वैल्यूज है सारे की सारी। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको भी आप एक बार पॉज करो, नोट करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है ए पार्टिकल इज कंस्ट्रेंड टू मूव इन ए ट्रंकेटेड हार्मोनिक पोटेंशियल वेल एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये दिया हुआ है इसने, एज शोन इन फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको स्टेटमेंट बतानी है करेक्ट क्या है। पैरिटी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इवन, पैरिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज इवन, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज हाफ एच कट ओमेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी इज 7/2 एच कट ओमेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको करो ट्राई। तो देखो हमारी क्या है, साई नोड, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, इस तरह स्टेट्स है। अब हमने क्या कहा था कि ये वाली जो स्टेट्स है ये क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। और ये कौन सी स्टेट है, सारी की सारी इवन। ठीक है, और बचेगी कौन सी, साई 1, साई 3, ऑड स्टेट्स बचेगी। तो देखो द पैरिटी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इवन, तो इवन तो कोई स्टेट बचती नहीं है हमारे पास, तो बात ही खत्म होगी। ऑप्शन ए खत्म। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, पैरिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज इवन, ये भी बात खत्म होगी। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज हाफ एच कट ओमेगा, इसकी एनर्जी होती है हाफ एच कट ओमेगा और इसकी एनर्जी होती है 3/2 एच कट ओमेगा। अब बात ये है कि ये तो एलिमिनेट हो गई, तो इसकी ग्राउंड स्टेट क्या बची, इसकी ग्राउंड स्टेट बची ये, और इसकी एनर्जी है 3/2 एच कट ओमेगा। तो सी ऑप्शन भी गलत है। फिर डी ऑप्शन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी 7/2 एच कट ओमेगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, ये। ठीक है, अब देखो हाफ एच कट ओमेगा, 3/2 एच कट ओमेगा, ये क्या है 5/2 एच कट ओमेगा, और ये क्या है 7/2 एच कट ओमेगा। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी 7/2 एच कट ओमेगा, तो इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन। इसको नोट करो आराम से, फिर हम आगे चलते हैं।
ये देखो एक और बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी करने की ट्राई करो अभी पॉज करके इसको। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बेसिक भी काम आ रहा है और जो अभी अभी हमने सीखा है वो भी काम आ रहा है। तो देखो हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया हुआ है और उसका वेव फंक्शन दिया हुआ है कि वो साई नोड और साई वन, मतलब ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये किसकी दी है, साई नोड साई वन, ये दी है इस हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी पूछी है। इस तरह के क्वेश्चन हम बेसिक में भी कर चुके हैं, फिर एक दो क्वेश्चन हमने इनमें भी किए थे आगे जाके, और अब एक क्वेश्चन और आ गया। तो क्या पूछ रहा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन मतलब एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू कुछ भी बोल दो, एनर्जी, वो क्या होता है। एक तो देखो बड़े वाला सॉल्व करो, वरना हमारे पास एक और तरीका होता है, समेशन ऑफ सी एन पी एन, ठीक है। सी एन क्या है, एवरेज वैल्यू किसकी है, एनर्जी की, तो सी एन क्या है, आइगन वैल्यू, और वो आइगन वैल्यू किसकी है, एनर्जी की, और पी एन क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जीज की, ठीक है। तो ये जो ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर था, इसका साइन नोड ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है, इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है हमारे पास 3/2 h ओमेगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मैंने क्या कहा था, प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ नहीं है, ये जो कोफिशिएंट होता है इसका स्क्वायर, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता तो वो बेसिक जाके ढंग से पढ़ो, तो इंटू 1/5 प्लस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है, 7/2 h ओमेगा, ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में करके आए हैं। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए ये, तो इसकी है प्रोबेबिलिटी 4/5, ठीक है। ऊपर से हम ये देखते हैं कि ये साए साए, ठीक है, ये किसके लिए होता है हमारे पास, नॉर्मलाइजेशन के लिए, लेकिन अब अगर आप इसको चेक करोगे तो ये नॉर्मलाइज्ड स्टेट है, वो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, तो ये साए साए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे चेक करना चाहिए, अच्छी बात होती है। साए साए चेक करना कैसे है, 1/5 प्लस 4/5 यही करके देखना है, ये 5/5 तो 1 आ गया, मतलब स्टेट नॉर्मलाइज्ड है। कोफिशिएंट का स्क्वायर चेक करना होता है कि 1 है या नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, देखो h का ओमेगा तो कॉमन आ गया, /2 भी कॉमन आ गया, बचा क्या 3/5 प्लस 7 × 4 28/5, ठीक है। तो ये 28 प्लस 3 ये 31/5 × 2 10 h का ओमेगा। तो देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन ही मैच कर रहा है, ठीक है। सिंपल चीज़ें थी, एक कंसेप्ट पता होने चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए कि करना कैसे है। डेफिनेशन से जाओ, एवरेज वैल्यू पूछी है तो एवरेज वैल्यू के 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास, दोनों लिखो, एक ये वाला है, एक इंटीग्रेशन वाला है। अब हमें पता ही है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी हम सारी स्टेट्स जानते हैं, तो इंटीग्रेशन करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, सीधी सीधी वैल्यूज़ रख दो। तो इस तरह से कूल माइंड से अप्रोच करना है। यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और आपको प्रैक्टिस के लिए कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की भी ज़रूरत नहीं है, आप PYQs करो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इनको बार बार रिपीट करो। ऐसा नहीं है कि आपने 6 लेक्चर, पुराना कोई लेक्चर है वो एक बार देख लिया तो सारी ज़िंदगी के लिए सेटल हो गया, वहाँ पर जो क्वेश्चन कराए हैं उसको भी रिपीट करो, रिवाइज करो, रिवाइज में लिख के देखो, बार बार ये क्वेश्चन करके देखो। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बेसिक कंसेप्ट को बहुत ही सही तरीके से क्लियर कर रहे हैं, और सारे एग्जाम मैंने दिए हुए हैं, सब क्लियर किया हुआ है, उस हिसाब से मैं आपको अच्छे से बेसिक करवा रहा हूँ हर चीज़ की। इन क्वेश्चंस को अगर बार बार करोगे तो भी आपके कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजेनरेसी ऑफ थर्ड एनर्जी लेवल ऑफ 3 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसका हमने टेबल भी बनाया था अभी अभी, ठीक है, लेकिन आपको टेबल में जाके चेक नहीं करना है, आप यहाँ बैठो और बनाओ, अपना दिमाग लगाओ। अगर आप, क्योंकि पेपर में आपको टेबल तो कोई दिखाने वाला है नहीं, तो वहाँ पर क्या है, खुद ही करना पड़ेगा। तो इसका वैसे आंसर पता ही है हमें, 10 आया था, करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें लगाना है दिमाग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करो अभी पॉज करके, कौन कौन दिमाग लगा सकते हैं। ये सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो पहले हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में किए थे। मैंने कहा था देखो सॉल्व करो तो कितना भी सॉल्व कर लो इसमें, लेकिन दिमाग लगाओ तो यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो वैसा ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये। बेसिक अगर क्लियर है, अगर अंडरस्टैंडिंग है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको क्या है, ये सारे के सारे 2-2 3-3 बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, जो मैंने पढ़ाया है, हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और फिर PYQs कर लो, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गेट के कर लो, गेट के सबसे बढ़िया होती हैं PYQ। नेट की तैयारी कर रहे हो तो भी बढ़िया बात है। तो देखो अब ये कह रहा है, ए पार्टिकल विद एनर्जी E इन ए टाइम
इंडिपेंडेंट डबल वेल पोटेंशियल। टाइम इंडिपेंडेंट डबल वेल पोटेंशियल का मतलब क्या है, ये जो पोटेंशियल है ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, ये पोटेंशियल फिक्स है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकल इज नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। कभी कभी ये नेगेटिव स्टेटमेंट भी देता है कि नॉट करेक्ट बताना है, तो उल्टा मत कराना। तो देखो, द पार्टिकल विल ऑलवेज बी इन बाउंड स्टेट, ठीक है। अब हमें पता है, देखो इसकी एक तो ये वाली है और ये वाली है, ये इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रही है, तो पार्टिकल टेक्निकली है तो बाउंड स्टेट में ही ना, तो ये ऑप्शन तो सही है, ये ऑप्शन, ठीक है। और इसने नॉट करेक्ट पूछा तो मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज वन वेल विल बी टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। अब आपने कॉमन सेंस लगाई, वैसे ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से आराम से हो जाता, लेकिन फिर भी एक बार पॉज करके वापस दिमाग लगाओ अगर नहीं सोच पा रहे तो। अब मान लो ये पार्टिकल यहां पर है, ठीक है, ये वॉल इनफाइनाइट है, ये वॉल भी इनफाइनाइट है, ठीक है, लेकिन ये एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल वैल में तो जंप कर सकता है। अब दिया क्या है, अब जंप कर सकता है अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो ज़रूरत ही नहीं है, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, आता रहेगा रेगुलरली। मान लो इसकी एनर्जी क्या थी, कम थी इस पोटेंशियल से, किससे, इस वाले पोटेंशियल से कम थी, तो कुछ लोग सोचेंगे सर पोटेंशियल से एनर्जी कम है तो सेकंड वैल में तो कभी जाएगा ही नहीं, तो ये तो फिक्स हो गया यहाँ पर। लेकिन नहीं, ये क्या है, क्वांटम पार्टिकल है, ये क्या कर जाएगा, टनल कर जाएगा, तो कभी ना कभी तो ये सेकंड वैल में जाएगा और कभी ना कभी सेकंड वैल से वापस भी आ जाएगा। तो क्या ये कभी एक वैल में फिक्स रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर एक वैल में फिक्स नहीं रहेगा, इसका मतलब टाइम के साथ इसकी क्या है, प्लेसमेंट चेंज हो रही है। तो ये जो सेकंड है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इज वन वेल विल बी टाइम डिपेंडेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। टाइम के साथ क्या है, चेंज होती रहेगी इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। द पार्टिकल विल बी कन्फाइंड टू एनी ऑफ वन वेल। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या बात कर रही है कि ये पार्टिकल हमेशा एक ही वेल में रहेगा, दूसरे वेल में कभी नहीं जा पाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि अगर इसकी एनर्जी कम भी हुई तो भी ये क्या है, टनल कर जाएगा, दूसरे वेल में तो जाएगा ही जाएगा, कभी ना कभी जरूर जाएगा। तो यही वो स्टेटमेंट है जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बोली थी, तो सी ऑप्शन आंसर है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, द पार्टिकल कैन टनल फ्रॉम वन वेल टू अदर एंड बैक। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पार्टिकल टनल भी कर सकता है और वापस भी आ सकता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन है वो जो गलत है, गलत बात कह रहा है। तो इस तरह से आप दिमाग लगा के ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, तब तक आप ये क्वेश्चन नोट करो। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बेसिक के लिए बहुत अच्छा है, इससे काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले तो इसको पॉज करो और आप खुद करने की ट्राई करो अभी, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा बहुत पिछला रीड करो और एक बार खुद के हाथ से कोशिश करो, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखो, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया हुआ है, ठीक है, 5 आइडेंटिकल पार्टिकल दिए हुए हैं और कह रहे हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं एनर्जी लेवल ऑफ दिस ऑसिलेटर, ठीक है, एट जीरो टेम्परेचर। जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या है कि सारे के सारे क्या है, पार्टिकल अपनी ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट या फिर कह दूं लोएस्ट स्टेट, ठीक है, लोएस्ट स्टेट में है। मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है, अपनी लोएस्ट स्टेट में है सारे के सारे पार्टिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ध्यान देना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। इफ द पार्टिकल इज, पहला ऑप्शन, इफ द पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज 13/2 h कट ओमेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है हाफ, तो एक लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसने कितने कहा है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे हम, और वो अपनी लोएस्ट स्टेट में होनी चाहिए। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ग्राउंड स्टेट में हाफ h कट ओमेगा में, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए एक्साइटेड स्टेट में 3/2 h कट ओमेगा में, और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, वो आ गया 5/2 h कट ओमेगा। तो टोटल इसकी एनर्जी कितनी हुई, इसकी एनर्जी हुई 2 × हाफ h कट ओमेगा, तो ये बन गया h कट ओमेगा, प्लस 2 × 3/2 h कट ओमेगा, तो ये बन गया 3 h कट ओमेगा, प्लस हमारे पास आ गया 5/2 h कट ओमेगा, ठीक है। तो ये h कट ओमेगा कॉमन आ गया, 1 + 3 +
5/2, तो ये एक तरह से 4 + 5/2 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया 4 + 5/2, तो ये आ गया हमारे पास 13/2 h का ओमेगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। इसने क्या पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि इफ़ द पार्टिकल इज प्रोटॉन, प्रोटॉन भी क्या है, एक फर्मियन है। इसकी स्पिन क्या है, इसकी स्पिन है हाफ। मैंने बताया था न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सभी की स्पिन हाफ होती है। तो एक लेवल में कितने आएंगे, 2 प्रोटॉन आएंगे। तो 2 प्रोटॉन आएंगे तो उनको फिल करते हैं। अब जब प्रोटॉन हम फिल करने गए तो हमें पता लगा कि ग्राउंड स्टेट में 2 प्रोटॉन आ गए, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2 प्रोटॉन आ गए, और लास्ट में 1 प्रोटॉन आ गया। इसकी एनर्जी हाफ h का ओमेगा, इसकी एनर्जी 3/2 h का ओमेगा, और इसकी 5/2 h का ओमेगा। तो देखने से ये पता लगा हमें कि ये तो भाई सेम टू सेम है यही वाला। तो इसकी एनर्जी कितनी है, 13/2 h का ओमेगा। हमें क्या दिया हुआ है, 25/2। इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही बताना था, तो यही वाला ऑप्शन है। और चेक कर लेते हैं, और भी ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है इफ़ द पार्टिकल इज स्पिनलेस फर्मियन। ठीक है, अगर ये पार्टिकल है जो ये स्पिनलेस फर्मियन है तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी इतनी होगी। स्पिनलेस फर्मियन, स्पिनलेस फर्मियन एक एनर्जी लेवल में कितने आते हैं, 1 आता है, क्योंकि 2s + 1 में s की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एक लेवल में 1। तो अगर हम इसको फिल करना शुरू करें तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एनर्जी लेवल आता है हाफ h का ओमेगा, उसमें 1 आ जाएगा। फिर 3/2 h का ओमेगा, उसमें 1 आ जाएगा। फिर 5/2 h का ओमेगा, उसमें 1 आ जाएगा। 7/2 h का ओमेगा में 1 आ जाएगा, और फिर लास्ट में 9/2 h का ओमेगा में 1 आ जाएगा। मतलब 5 लेवल है, पांचों में ये एक एक पार्टिकल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका टोटल क्या हुआ, इसका टोटल हुआ हमारे पास h का ओमेगा अपॉन 2 तो अलग कर लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है, 9 9 और 7 16 16 और 9 25, तो ये 25/2 h का ओमेगा आ गया। तो ये एक ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखो, इफ पार्टिकल्स बोजोन। ठीक है, बोजोन दिए हुए तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी 5/2 h का ओमेगा। बोजोन दिया हुआ है, कोई स्पिन नहीं दी हुई, तो एक बोजोन एक लेवल में कितने आ सकते हैं, सॉरी एक लेवल में कितने बोजोन आ सकते हैं, इनफाइनाइट। तो सारे के सारे बोजोन क्या है, ग्राउंड स्टेट में जाके बैठ जाएंगे, और इसकी वैल्यू क्या थी, हाफ h का ओमेगा। हाफ h का ओमेगा एनर्जी लेवल में 5 बोजोन, तो इसकी टोटल एनर्जी 5/2 h का ओमेगा। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसका मतलब ए, सी और डी सही ऑप्शन थे, और हमारा मेन ऑप्शन आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, इसको आप कर लो नोट। अभी देखो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चन में काफ़ी बेसिक क्वेश्चन भी है, ठीक है, ताकि आपका बेस अच्छे से क्लियर हो जाए, जो हमने स्टार्टिंग में किए थे 5 लेक्चर्स में। वो क्वेश्चन अब हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह के साथ एसोसिएट करके यहाँ पर पूछेंगे। तो देखो, द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन psi1 एंड psi2 कॉरस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसने वेव फंक्शन बता दिया, psi1 psi2 ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के हैं। यू आर गिवन द इन्फॉर्मेशन दैट ऑपरेटर ए एक्ट्स ऑन वेव फंक्शन एज, अगर psi1 के ऊपर एक्ट करेगा तो psi2 दे देगा, और psi2 के ऊपर एक्ट करेगा तो psi1 दे देगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइगन फंक्शन ऑफ ए स्क्वायर। इसको अब नोट करो, ये भी क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करनी है एक बारी पॉज करके, तो इसको ट्राई करो। ठीक है, अभी पॉज करके फिर सॉल्यूशन देखना। तो ये कह रहा है कि हमारे पास स्टेट है psi1, अगर उस पर ए ने एक्ट किया, डायरेक्ट लिखा हुआ है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो हमें वो दे देगा psi2। अगर यहाँ पर ए की जगह ए स्क्वायर होता तो एक बार और ए एक्ट करेगा, तो वो हमें फिर से दे देगा क्या, psi1। ठीक है, तो अगर ए स्क्वायर psi1 पर एक्ट करेगा तो हमें psi1 ही मिल जाएगा। तो psi1 क्या है, आइगन फंक्शन है। ठीक है, और इसकी आइगन वैल्यू क्या है, 1। इसी तरह अगर हमारा ए स्क्वायर psi2 पर एक्ट करेगा, तो एक बार ए psi2 पर एक्ट करेगा, हमें दे देगा psi1। ए फिर से psi1 पर एक्ट करेगा, हमें फिर से क्या दे देगा, psi2, और इसकी आइगन वैल्यू हो गई 1। तो ये भी क्या है, आइगन फंक्शन है। तो इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइगन फंक्शन ऑफ ए स्क्वायर। तो psi1 पर ए स्क्वायर एक्ट करेगा, psi1 1 दे रहा है, ए स्क्वायर psi2 पर एक्ट करेगा, फिर से हमारे पास psi2 और ए दे रहा है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। psi1 और psi2 दोनों क्या है, आइगन फंक्शन है। अगर आपने बेसिक नहीं किया है तो करके आओ, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन।
इसको भी ट्राई करो। ए सिस्टम नॉर्मलाइज स्टेट साई इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। ठीक है, ये हमें साई दिया हुआ है। ये क्या है? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 स्टेट है और C1 C2 क्या है? कॉन्स्टेंट। ठीक है, C1 C2 मस्ट सेटिस्फाई। अब इनमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए? ठीक है, अब देखो, अब हमें कंडीशन सबसे पहले क्या पता होता है? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है? इनका जो स्क्वायर है कोफिशिएंट्स का वो 1 होना चाहिए। तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर मस्ट बी 1। ठीक है, ये तो होना ही होना चाहिए। तो ये कौन सा? डी ऑप्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर किसी को तरीके से करना है ये चीज़, हालांकि मैंने शॉर्टकट बता दिया, इससे हमने कई क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। अगर किसी को फिर भी तरीके से करना है तो देखो, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है? साई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमारे पास अल्फा 1 C1, ठीक है, प्लस अल्फा 2 C2। ठीक है, इसका किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? इस स्टेट को इसी के साथ, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इसके साथ। ठीक है, तो अब करेंगे तो क्या होगा? एक बार तो हमारे पास आएगा ये C1 स्क्वायर और ये आएगा अल्फा 1 प्लस एक बार आएगा C2 स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास अल्फा 2। ठीक है, फिर एक बार आएगा C1 C2, यहाँ आएगा अल्फा 2 प्लस एक बार फिर से आएगा C1 C2 और यहाँ आएगा अल्फा 2 अल्फा 1। ठीक है, ये मस्ट भी इक्वल टू 1 होगा। अब हमें पता है कि ये क्या है? एक नॉर्मलाइज स्टेट है। ठीक है, और इसके जो स्टेट्स में आगे फर्दर स्टेट्स है, ये अल्फा 1 और अल्फा 2, ये क्या होती है? ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, ये आज स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या है? ऑर्थोनॉर्मल का मतलब है हमारे पास अल्फा 1 ये क्या हो जाएगा? 1। अल्फा 2 खुद के साथ क्या प्रोडक्ट बना लेगा? 1। तो मतलब एक दूसरे के साथ इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 1। जैसे कि एक्स कैप डॉट एक्स कैप का आता है। ठीक है, और ये अल्फा 1 और अल्फा 2 इसका मतलब एक्स डॉट वाई या फिर वाई डॉट एक्स, ये क्या होती है? एक दूसरे से नॉर्मल। तो इनका क्या आंसर आता है? 0। तो ये तो खत्म हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये मैंने थोड़ा एक बार तरीका बता दिया एक क्वेश्चन में, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे कि कैसे हो रहा है सॉल्व। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन रेंज -इन्फिनिटी से x से इन्फिनिटी। हमने वेव फंक्शन किया था बिल्कुल शायद सेकंड लेक्चर में ही कि कौन सा एक्सेप्टेबल होता है। तो पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ यहाँ पर ट्रिक क्या है। ठीक है, पॉज करो अभी और आंसर देखो फिर। तो बात क्या है, हमने देखो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सबसे पहले ऑसिलेटरी चेक कर लेते हैं। tan x क्या है? ये इन्फिनिटी पर जाता है इस तरह से, तो tan x तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमें पहले डिस्कस कर चुके हैं। cos x हो सकता है, उसके बाद c e टू द पावर माइनस d अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है। डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहाँ पर होता है? अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी आ जाएगी। मतलब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये x इज इक्वल टू 0 पर कुछ ऐसे इनफाइनाइट जा रहा होगा। इन्फिनिटी पर क्या आ जाती है? डिसकंटिन्यूटी। और वैसे भी कोई फंक्शन अगर इनफाइनाइट पर जा रहा है तो वैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और लास्ट हमारे पास क्या बचता है? e टू द पावर माइनस, ये है x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखा देखा लग रहा है आपको? ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या है? फर्स्ट स्टेट है। उसको हमने ड्रॉ किया था, वो कैसे आई थी? वो आई थी ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो कंटेंटर्स बचते हैं, एक तो बी ऑप्शन और एक हमारे पास आता है डी ऑप्शन। ये दोनों वेव फंक्शन है, ये हमें पता है, लेकिन इस बार ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आप इसकी लिमिट देखो। इसकी लिमिट हमने जो पढ़ी हुई है वो है -इन्फिनिटी x इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब इन्फिनिटी पर डिफाइन होना उसको ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस बार दिक्कत क्या आ गई? इसने इक्वल टू लगाया हुआ है इन्फिनिटी के साथ। अब इक्वल टू लगाया हुआ है तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ जाती है?
कि जो cos x है वो इन्फिनिटी पर डिफाइन तो होता नहीं है, आप cos इन्फिनिटी की क्या वैल्यू बता दोगे, ठीक है, नहीं पता ना आपको, तो इन्फिनिटी पर तो cos x क्या है, डिफाइन नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, बचती क्या है हमारे पास, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, माइनस इन्फिनिटी पर भी डिफाइंड है और हमें पता है ये जीरो को अप्रोच करेगा, और इन्फिनिटी पर भी डिफाइंड है, यहाँ पर भी हमें पता है ये जीरो को अप्रोच करेगा, इसका वेव फंक्शन हम बना के भी गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इतना डिटेल में हालांकि करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी अगर किसी को फॉर्म्स याद है तो हमें पता ही है कि ये वेव फंक्शन हम बना चुके हैं ऑलरेडी, x e⁻⁻x², फिर भी मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लो, ये थोड़ा सा कचरा हो गया यहाँ पर, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय ऐसा कुछ, ठीक है, दिया हुआ है φ1 φ2 φ3, इसने कहा हुआ है ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सिस्टम इन स्टेट φ2। अब आप ध्यान से देखो, ये फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड तो है नहीं। नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, a², कोई भी कोफिशिएंट ले लिया और उसमें क्या है, इनके स्क्वायर ऐड करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो 1 + 4 + 9। ठीक है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऐड करने वाला। अगर किसी ने बेसिक ढंग से पढ़ा हुआ है तो ये डायरेक्ट इस तरीके से कर देगा, वरना आप अगर यहाँ पर सबसे पहले तो एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n मान लो, इसके साथ सारी जगह n लगा दो, फिर आप n² शाय इसको 1 रखो, जो बिल्कुल तरीके से चलना है, एट द एंड रिजल्ट आपका यही आएगा, तो =1 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका प्रॉपर तरीका है, रिजल्ट उसका यही आएगा। तो ये क्या है, a² × 14 =1 होना चाहिए, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, 1/√14। ठीक है, ये हमने एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कोई भी मल्टीप्लाई कर दिया था नॉर्मलाइज करने के लिए। अब देखो, अब इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सिस्टम इन φ2। अब φ2 जब ये √14 वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2/√14 φ2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसका ये जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, तो कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4/14। 4/14 मतलब 2/7। 2/7 कितना होता है, ऑलमोस्ट 0.28। ठीक है, ये क्या है आपका आंसर। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहा, वो आप खुद करो, मैंने तरीका बता दिया। और वैसे भी आपको अब तक इतनी प्रैक्टिस कर ली है इस चीज़ की कि डायरेक्ट करने लायक हो जाओ। अगर नहीं हुए तो यहाँ से धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लो कि इस तरह करना है। हर बार आप पेपर में स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत क्वेश्चन होते हैं, इतना नहीं हो पाता हमसे। ठीक है, तो धीरे धीरे ये तरीका सीखो कि इस तरह इसको डायरेक्ट कैसे करना है। इसको डायरेक्ट करने के लिए आपको बेसिक ढंग से समझना पड़ेगा, जहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ लिखी थी कि ये जो कोफिशिएंट होते हैं इनका स्क्वायर करके ऐड करो तो 1 बनता है, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट ऐड कर दो नॉर्मलाइज करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको ढंग से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, ए पार्टिकल इज इन नॉर्मलाइज स्टेट साई, कोई साई स्टेट है जिसमें पार्टिकल नॉर्मलाइज है। ठीक है, विच इज सुपर इम्पोजिशन ऑफ आइगन स्टेट E0 = 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसने आइगन वैल्यू दे दी E0 की 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E1 की 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और उसने कह दिया एवरेज वैल्यू इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एवरेज वैल्यू दे दी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द स्टेट इज गिवन बाय, ओके। देखो ये पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल ऑपोजिट है। पिछले क्वेश्चन में हमें ये सारी स्टेट दे दी थी इसने, ये देखो, और पूछा था एवरेज एनर्जी क्या होगी। इस बार इसने क्या कहा, एवरेज एनर्जी दे दी और स्टेट क्या होगी। ठीक है भाई, तो हमने मान लिया कुछ कि इसका कोफिशिएंट मान लो कुछ A1 और इसकी 10 वाली स्टेट है, और ये कुछ A2 और ये कुछ 30 वाली स्टेट है। तो एवरेज एनर्जी क्या होती है, एवरेज एनर्जी होती है समेशन ऑफ Cn Pn। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी 20 तो पहले से दी हुई है। Cn क्या है, आइगन वैल्यू 10 × प्रोबेबिलिटी। ये ए नोड कर लो ना, इसको ए नोड ए, ये देखो ये E0 E1 की फॉर्म में दिया हुआ है ना हमें, E0 और E1 की फॉर्म में, तो इसके कोफिशिएंट A0 A1 कर लो, तो ये आ जाएगा A0² + 30 × A1²। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 20। तो ऑप्शन में देख लो वैसे कौन सा मैच कर रहा है, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है।
तो देखो टेक्निकली देखो तो कैसे मैच कर रहा है, अगर इसकी वैल्यू 1/2 हो जाए, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी 1/2 हो जाए, तो ये क्या आ जाएगा, 5 + 15 20 आ गया आंसर। इसका मतलब क्या है कि a0² की वैल्यू 1/2 है, a1² की वैल्यू 1/2 है, मतलब ये कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, 1/√2 1/√2। तो देख लो कहाँ पर दिया हुआ है, ए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, बी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, सी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, डी ऑप्शन में ये रहा 1/√2 1/√2, बस बात खत्म। ठीक है, या तो ऑप्शन मैच कर लो, अगर आप दिमाग लगा पा रहे हो तो ऑप्शन मैच करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, ये मैं थोड़ा शॉर्टकट से इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको अप्रोच समझ में आ जाए कि इस तरह की भी अप्रोच होती है। एक बार हो सकता है आप इसको ग्रेस्प ना कर पाओ, लेकिन आप जिस वापस रिवाइज करोगे, फिर से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो आप धीरे धीरे अच्छी अप्रोच ले पाओगे क्वेश्चन के लिए। हर बार पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइक चल तो रहा है ना, हाँ। ये देखो, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है, इसको भी ट्राई करो एक बार पॉज करके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, साइन नोड साई1 साई2 इसकी स्टेट्स दी हुई है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, ठीक है। अब 3 स्टेट से क्या है, 2 अलग अलग स्टेट बनाई है इसने, साई1 साई2। साई1 साई2 की वैल्यू आपको ये दी हुई है, ठीक है। अब कहा वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट, अल्फा कहाँ पर है, तो साई1 है साई नोड -2 साई1 + 3 साई2, और साई2 है साई नोड -साई1 + अल्फा साई2, ओके। अब पूछा है द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच साई2 इज ऑर्थोगोनल टू साई1। तो साई2 इज ऑर्थोगोनल टू साई1 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास आ जाएगा साई2 साई1 0 हो जाएगा इस तरह करके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका बस अपने मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। तो देखो ये मल्टीप्लाई करके मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हमारे पास साइन नोड आ गया, ठीक है, ये वाले साइन नोड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके कोफिशिएंट है -2, इसका कोफिशिएंट -1, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया +2, और ये क्या आ गया साई1, ठीक है। फिर हमें फिर से प्लस करना है, किसका कोफिशिएंट करना है 3 × अल्फा, तो 3 × अल्फा, और फिर ये क्या आ गया साई2। अब आप पूछोगे बाकी कहाँ गए, तो देखो जहाँ पर साई नोड साई1 से या फिर साई1 साई2 किसी से मल्टीप्लाई होएगा, तो ये स्टेट क्या होती है, ऑर्थोनॉर्मल होती है। ऑर्थोनॉर्मल होती है तो एक दूसरे के साथ तो इनका मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, सिर्फ वही कोफिशिएंट बचेंगे जब साई नोड से, साई1 से और साई2 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमने कुछ नहीं, इन स्टेट्स को डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। आपने पॉज किया होगा तो स्टेप बाय स्टेप किया होगा ऑब्वियसली, अगर नहीं किया तो अब कर लेना। तो यहाँ क्या बचा, और इसका आंसर क्या आना चाहिए 0, तो यहाँ 1 + 2 + 3 अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई -1। देखो -1 कहीं है क्या, ये रहा सी ऑप्शन, ठीक है। फिर इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट कह रहा है फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा डिटरमाइंड इन क्वेश्चन पिछले वाला, ठीक है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इन स्टेट साई2, ओके। तो ये कह रहा है कि अब ये जो साई2 स्टेट है ये वाली, इसमें एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो साई2 स्टेट क्या है, देखो साई2 स्टेट है साई नोड -साई1 -साई2, ठीक है, इस तरह से है, ये फाई है एक्चुअली, इसको फाई मान लो ना, साई तो बाहर वाला है, ये इतनी देर से फाई है। इसमें कोई कंफ्यूज हो गया तो देख लेना, ठीक है। ये अंदर वाले फाई है, मेरे को साई सा दिख रहा था इसलिए मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है। तो साई2 क्या हो गया, फाई नोड -फाई1 -फाई2 अल्फा की वैल्यू रख दी। अब इसमें एवरेज एनर्जी पूछ रहा है, तो एवरेज एनर्जी क्या होती है, समेशन ऑफ CN PN, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, CN देखो, CN क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है, ½ h/ω प्लस, और मल्टीप्लाई बाय इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 ही है इसका कोफिशिएंट, प्लस अगली एनर्जी होती है 3/2 h/ω, इसका भी कोफिशिएंट क्या है -1, तो स्क्वायर करके क्या बन जाएगा 1, प्लस 5/2 h/ω, इसका कोफिशिएंट भी क्या है -1, स्क्वायर करके क्या बन जाएगा 1, तो ये रही। अब मैं एक चीज़ तो देख पा रहा हूँ, वो क्या है कि ये नॉर्मलाइज नहीं है, कन्फर्म है, ठीक है। तो नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, ये साई2 नॉर्मलाइज करना पड़ेगा इसको,
ठीक है। तो नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, जब हम ये साइड टू नॉर्मलाइज करेंगे तो इसका क्या आएगा, मान लो कुछ ए स्क्वायर 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। ठीक है, ओके। तो नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है, रुको रुको, ये साई की वैल्यू ही रखनी है, तो ये साइड टू की वैल्यू ही रखनी है, मैंने ज़्यादा कर दिया। तो ये 1 + 1 + 1, ठीक है, साइड टू करोगे 1 × 1 1 हो जाएगा, -1 - 1 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी -1 - 1 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 3। ठीक है, इसकी वैल्यू 3 आएगी। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे एवरेज एनर्जी, तो वो क्या आ गई, ½ h ओमेगा तो बाहर, ठीक है, बचा क्या 1 + 3 + 5 अपॉन में 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया 3 + 5 8 8 9। ठीक है, तो ½ h ओमेगा इंटू 9/3, तो ये आ गया 3। तो एवरेज एनर्जी क्या आई 3/2 h ओमेगा, आंसर। हालांकि डायरेक्ट भी हो सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप कर लिया। तो क्या है इसका आंसर 3/2 h ओमेगा, ऑप्शन बी आ गया इसका। ठीक है, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या आ गया, बी आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एक छोटा सा मैंने पॉइंट लिखाया था नोट डाल के स्टार्टिंग में, मतलब जब हमने शुरू किया था तब, वो पॉइंट काम आएगा अब यहाँ पे। ये कह रहा है द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इज 1 डायमेंशनल पोटेंशियल एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसने पोटेंशियल क्या दिया है, वो है 1/√5। ठीक है, ब्रैकेट में 2 साइनोड x माइनस ψ1x। ठीक है, ये दिया है इसने, वेयर साइनोड x एंड ψ1x आर ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ पार्टिकल विद कोरोस्पॉन्डिंग एनर्जी ई नोड एंड E1। इसने एनर्जी बता दीजिए, इनकी ई नोड एंड E1 एनर्जी है। द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। ठीक है, ये पूछा है। तो ये चीज़ याद करो कि मैंने एट टाइम इज इक्वल टू टी कोई भी स्टेट कैसे होती है। ठीक है, अब आपको पता है ये श्रोडिंगर इक्वेशन कौन सी है, टाइम इंडिपेंडेंट है, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, किसी भी स्टेट को फाई ऑफ आर e⁻⁻ आयोटा ET/h। ठीक है, ई क्या होती है, वो उसकी आइगेन एनर्जी वैल्यू, एनर्जी आइगेन वैल्यू, आइगेन वैल्यू। तो ये स्टेट्स है, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पर था। अब यहां पर अगर t को 0 पुट करोगे तो ये पूरी की पूरी 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसने कहा है कि कोई भी रैंडम टाइम t पर इन स्टेट्स की वैल्यू बता दो। तो इन स्टेट्स की वैल्यू बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये साइनोड के साथ e⁻⁻ आयोटा ET/h मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू क्या है, ई नोड। ठीक है, इसकी ई नोड, और यहाँ पर भी क्या है, एट टाइम t इज इक्वल टू e⁻⁻ आयोटा E1t/h। ठीक है, ये क्या हो गया, किसी टाइम t पर इस तरह से वैल्यू लिखी है हमने। तो उसके लिए ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था कभी ना कभी काम आएगा, याद रखना। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, कुछ कॉमन वॉमन तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, डी ऑप्शन से मैच हो रहा है सीधा सीधा ही। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखकर मेरे को दिमाग में आया तो मैंने खुद की तरफ से एक क्वेश्चन बना दिया। अब उसको सॉल्व करो, इसको नोट करके। वो क्वेश्चन क्या है, वो ये है, ये देखो, लेट φ1 बी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर। मैंने क्या कह दिया, ये जो φ1 है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, फाइंड स्टेट एट t इज इक्वल टू π/3 ओमेगा, वेयर ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसको अभी पॉज करो और सॉल्व करो, अपना सारा दिमाग लगा लो, टाइम लग जाए कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप करो, डरना नहीं है क्वेश्चन देख के। पेन उठा के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। कोई बंदा यहाँ पर ऐसा बैठा हो जिसको पेन चलाने की तकलीफ हो रही है और लेकिन सॉल्व करने की कोशिश करे तो फिर नहीं होगा। ठीक है, ढंग से सॉल्व करो इसको। देखो, अब हमें पता है φ1 स्टेट है,
अब ये टाइम के साथ कैसे इन्वॉल्व होगी, ये तो फाई वन रहेगा ई टू द पावर माइनस आयोटा E1 टी अपॉन एच कट। और हमें पता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो एनर्जी होती है वो क्या होती है 3/2 एच कट ओमेगा, क्योंकि 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया हुआ है। तो ये कुछ हो जाएगी फाई वन ई टू द पावर माइनस आयोटा इंटू 3/2 एच कट ओमेगा। और टाइम क्या दिया है किस टाइम पर, एक बार टी लिख देता हूँ, टी अपॉन एच कट। ठीक है, तो ये एच कट से एच कट कैंसिल। ठीक है, ये क्या बचा, ये बचा फाई वन ई टू द पावर माइनस आयोटा 3/2 ओमेगा टी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो। अब इसने कहा है टी इज इक्वल टू पाई/3 ओमेगा पर, तो इसकी वैल्यू रख दो टाइम की। इस टाइम की वैल्यू कितनी रखनी है पाई/3 ओमेगा। तो वो जब रखेंगे तो क्या आएगा ई टू द पावर माइनस आयोटा 3/2 इंटू ओमेगा इंटू पाई/3 ओमेगा। ठीक है, तो ये क्या है ओमेगा से ओमेगा कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल। रुको, पाई/3 ओमेगा नहीं है, इसको थोड़ा चेंज कर लो, इसको आप कर लो 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये ज़्यादा सही है। ठीक है, ये ओमेगा यहाँ पर था इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। तो ये बचा हमारे पास फाई वन ई टू द पावर माइनस आयोटा 3 पाई। ठीक है, ई टू द पावर आयोटा ऑफ माइनस 3 पाई। अब ई टू द पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये रख दिया, ये फाई वन तो ऐसा कैसे पड़ा है, और यहाँ पर आ गया कोस 3 पाई कोस ऑफ माइनस 3 पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस 3 पाई। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, साइन से माइनस बाहर आ गया। अब साइन 3 पाई कितना होता है, पाई 2 पाई 3 पाई 0। ठीक है, और कोस 3 पाई कितना होता है, कोस 3 पाई होता है -1। तो ये स्टेट क्या बन गई माइनस ऑफ फाई वन। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये एट द एंड हमने सॉल्व किया। सबसे पहले तो एनर्जी की वैल्यू रखी, एनर्जी के बाद जो टाइम दिया हुआ था हमें उस टाइम की वैल्यू रखी, उस टाइम को थोड़ा सा सॉल्व किया, उस टाइम को सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारे पास -1। ठीक है, ये स्टेट ऐसी की ऐसी, साथ में बस एक -1 लग जाएगा। तो एट टी इज इक्वल टू दिस हमारे पास जो वैल्यू होगी स्टेट की वो कुछ ऐसी आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, अगर किसी ने यहाँ पर मतलब वर्डिंग में पूछा हो तो ये स्टेट क्या है इनवर्स हो जाएगी, इन्वर्जन ऑफ स्टेट। ठीक है, चलो इतना इन्वर्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ये कोई नहीं पूछेगा, इतना लिख लो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, बेसिक्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।